नेक्स्ट चैप्टर इसको आप अच्छे से देखें, समझें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से जो जनरल क्वेश्चंस हैं आपके मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इस साल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इस साल नहीं पूछे गए। 2025 का अगर आप सिनेरियो देखें तो 2025 के अंदर कहीं पर भी प्रोफेस फर्स्ट से क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने पूरा पेपर ढंग से एनालाइज किया हो, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स अगर आप देखें, PYQs अगर आप अच्छे से देखें, तो आपको हर बार कहीं ना कहीं जो जाइगोटीन है, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डायकाइनेसिस है, इन सभी जो प्रोफेस फर्स्ट के अंदर सब स्टेजेस हैं, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर बेसिक क्वेश्चंस, थोड़े से डीप क्वेश्चंस, व्हाट इज़ बाइवेलेंट, व्हाट इज़ टेट्राड, जनरल पॉइंट्स पूछे जाते थे। बट इस साल आपने पेपर अगर आपने ढंग से देखा हो, एक क्वेश्चन था इस चैप्टर से। आपको पता है नहीं पता है, आपने एनालाइज किया नहीं किया, अगर आप पूरा चैप्टर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन था। अब बात यह है कि नेक्स्ट ईयर इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ें। इस चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस चैप्टर के बारे में बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर को हम मियोसिस और माइटोसिस समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है उसको समझने के लिए, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है उसको समझने के लिए, oogenesis क्या है उसको समझने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है उसको समझने के लिए, या फिर प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी आपने मियोसिस पढ़े हैं, स्पोर की फॉर्मेशन किससे होती है? वाया मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स। तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं वो किस रीजन की वजह से पढ़ रहे हैं कि बाकी आपका चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, 12th NCERT का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 12th NCERT का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उन सभी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं गैमेट फॉर्मेशन की और स्पोर फॉर्मेशन की। एक बात आप हमेशा याद रखना, और ये यूनिवर्सल लाइन है, आप अपनी कॉपी के ऊपर सबसे पहले ऊपर लिख ही लें भले, कि एनिमल्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस का प्रोडक्ट होता है और प्लांट्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है। लिख लें जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे आपको सोचना भी है। समझ में आ गया होगा जिन स्टूडेंट्स ने पहले से थोड़ा सा इस पे वर्क किया हुआ है। जिनने नहीं किया वो ढंग से दोबारा से सुन लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। इन केस ऑफ एनिमल्स गैमेट्स आर फॉर्म्ड, या फिर गैमेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस का प्रोडक्ट है इन केस ऑफ एनिमल्स। और सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स की। प्लांट्स के अंदर अगर अपने बात करते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स गैमेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस नॉट मियोसिस। थोड़ा सा अनकंफर्ट सा लग रहा होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते हुए आते हैं, गैमेट्स तो जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, पढ़ते हुए आते हैं ना। बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में हमेशा गैमेट्स की फॉर्मेशन किससे होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है। और एनिमल्स के अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? मियोसिस। प्लांट्स के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन आप मेंशन कर लें कि स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स आर टेक्स प्लेस बाय मियोसिस। स्पोर जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ये 3 यूनिवर्सल लाइंस हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इनका, ये ध्यान रखना। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको, जैसे मैंने बोला, एनिमल्स के केस में तो समझ में आता है कि मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं, बट प्लांट्स के केस में अगर गैमेट फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है, मियोसिस का नहीं होता। ये पॉइंट आपको समझ में आएगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से जब अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे उस समय आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको जिगजैग पैटर्न में नहीं ले जा रहा हूँ। अभी मैं आपको मियोसिस की वो लाइंस जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर एक सिंगल लाइन को कम से कम 10 बार रिपीट किया हुआ है, मीनिंग सेम है, हम उस लाइन को समझ नहीं पाते, इसी वजह से हमें प्लांट किंगडम की लिखी हुई जो थ्योरी है एनसीईआरटी के अंदर वो टिप्स पे नहीं हो पाती। प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आपको मैं बोलूँ ना कि आपको अभी मुझे मोसिस के बारे में आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? मोसिस का 1-2 पॉइंट जो फ्रिक्वेंट प्रोटोनीमा बता देंगे आप मुझे लीफी स्टेज बता देंगे, या फिर उसके अंदर स्पोर डिस्पर्सल का जो इलेबोरेट मैकेनिज्म है उसके बारे में आप मुझे बता देंगे, बट एग्जैक्ट आप मुझे पूरे पैराग्राफ को डिकोड कर करके नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा, मुझे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में रहती है। टाइडोफाइट्स का जो नेक्स्ट पेज है जहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, कुछ एक जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस आपको देखने को मिलता है, जैसे सेलेजिनेला साल्विनिया आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना, सेलेजिनेला और नॉट साल्विया,
2025 2025 याद है मैश द कॉलम आया था एक में, साल्विया एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मैश द कॉलम आया था ना इस साल। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो पैराग्राफ जो टेरिडोफाइट्स के अंदर लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ का अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो वो पैराग्राफ आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो हम रटने की कगार पे आ जाते हैं कि एंथीरोजॉइड्स क्या होते हैं या फिर गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट रिटेन रहेगा नहीं रहेगा, रिटेन फॉर द वेरिएबल पीरियड, उनका मीन क्या है, उनसे क्या चीज़ें हमें समझ में आएंगी, उन सभी का जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो छुपे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेंटली बिल्कुल फ्री हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, मेगास्पोरोफिल उसके अंदर फिर आगे मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसे होगी, माइक्रोस्पोरोफिल उसमें माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। और हम परेशान कहाँ होते हैं, हमें बेसिक्स नहीं पता होने की वजह से हम उन चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं कि एक तो कॉन्सेप्चुअल हम नहीं समझ पाए, दूसरा हम उनके एग्जाम्पल्स पे बार बार हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेगा माइक्रो और क्या है, उनके अंदर फिर ऐसा इंडल्ज होते हैं, फिर हम रटने के कगार पे आ जाते हैं कि याद ही कर लो इसके अंदर 4 एग्जाम्पल है, ये ऐसे है ये ऐसे, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर एक बार आप पढ़ोगे लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बेनिफिट, इसका जो फ़ायदा आपको जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस वाले जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस का जो कोर कॉन्सेप्ट है कि कब जाकर के क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, कब जाकर क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो हाफ होगा, वो सारे पॉइंट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का भी जो बेस है कि एक सिंगल, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से फर्दर 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। वहीं अगर मेगास्पोर मदर सेल की बात की जाए तो मेगास्पोर मदर सेल से एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये कॉन्सेप्ट प्लांट्स में भी सेम चलेगा और एनिमल्स में भी सेम चलेगा। अब प्लांट्स और एनिमल्स बोलने की बजाय ये बोलें कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स बोल रहे हो, ज़्यादा बेटर है आप क्या बोलें, जो एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उन सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। क्लियर? और ये एनसीईआरटी आपकी लिख करके देती है। अब सारे पॉइंट्स को बताने के बाद बेसिक्स पे लेकर के आ रहा हूं मैं कि सेल के अंदर सेल डिवीजन होता क्यों है, सेल के अंदर सेल डिवीजन होता क्यों है। आपने एक वर्ड पढ़ा है और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप बता सकते हो कि न्यू सेल्स इज अराइज फ्रॉम डिवाइडेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यू नो वेरी वेल अबाउट द ओमनीज सेलुला, ये टर्म कहीं पढ़ी है आप लोगों ने? कहीं पे सुना है आपने? ये कहीं पे सुना है? किसने बताया था ये, मैथियस श्लाइडर ने या थियोडोर शवान? रुडोल्फ विर्चोव। 1955 या 1655? 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चोव ने बोला था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवाइडेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी वाली सेल के डिवाइडेशन से ही बनता है सब कुछ। होता क्यों है ऐसा, रीज़न उसका एक बात बताइए आप मुझे। यहाँ से अगर आप इधर चले जाएं अपने ना एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ, अगर आप चले जाएं, नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हैं या फिर साउथ की तरफ जा रहे हैं, राजस्थान में हो आप यहाँ पे अभी, नॉर्थ की तरफ मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या फिर साउथ की तरफ अगर आप जा रहे हो, कहने का सेंस ये है, इधर देखिए आप, इजीली आप समझ पाएंगे, इस वजह से मैं इस पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ ना। देखो आप इक्वेटर यहाँ मान सकते हो, यहाँ कहीं पे मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, और इसके इधर इक्वेटर के इधर आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ऊपर अगर जाओगे तो पोल्स पे क्या मिलेंगे, हर्ब शर्ब मिलना स्टार्ट होंगे और फिर ग्रासेस, ऐसा होना स्टार्ट होता है कि नहीं होता है?
अगर आपको कोई पोल से पूछे कि पोल्स पे जो है बनियन ट्री है क्या, नहीं है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल से टेम्परेट और टुंड्रा ट्रॉपिकल से आप आगे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेट और चाहे पोल्स की तरफ इधर मूव करें चाहे पोल्स की तरफ आप इधर मूव करें, इनकी डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आपको रेन का भी वेरिएशन मिल रहा है, सनलाइट का वेरिएशन, हर एक चीज़ आपको अच्छी मिल रही है, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इससे ऊपर और नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हो तो डाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मैं डाइवर्सिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आप इनके साइज़ देखें। यहाँ पे आपको बनियन ट्री मिलेगा, फैला हुआ मिलेगा ट्री, यहाँ पे आपको ट्री नहीं मिलेगा। कहने का सेंस ये है, प्लांट्स और एनिमल्स का केस दोनों का सेम है। अगर आप एनिमल्स की भी बात करोगे ना, पोल्स पे जो आपको लोग मिलेंगे ना वो नाटे मिलेंगे, मतलब छोटे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? ठंडे इलाकों में मिलने वाले जो जितने भी एनिमल्स हैं, आप यहाँ राजस्थान के अंदर एक गाय को देख लो और कश्मीर में चले जाओ गाय। ऑब्जर्व किया है कभी आप लोगों ने, कभी सोचा है ये? आप सोचो कश्मीर में गायें इतनी इतनी होती हैं, छोटी छोटी। हाँ, आप कश्मीर में जाओ, वहाँ पे गायें आपको इतनी इतनी मिलेगी। कभी क्या हुआ, कभी गए नहीं क्या? जाना अनंतनाग मेडिकल कॉलेज ले लेना, वहाँ चले जाना। क्या और क्या है, तो मतलब कभी जाना, परमानेंट 5 साल रहना, फिर घूमना, अच्छे से एक्सप्लोर करना, पहलगाम वगैरह सब। इधर आ जाओ। अरे भाई छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे आओ, बस इधर समझो। कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे आप ठंडे इलाकों की तरफ जा रहे हो, ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, उसका सरफेस एरिया कम होता जाता है और उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया कम होगा, इनकम्पैरेटिवली वॉल्यूम उसका क्या है, ज़्यादा रहता है। वहाँ के जितने भी पर्सन हैं, जो भी आपको कश्मीर में मिलेगा, उसका सरफेस एरिया कम, मतलब बॉडी की जितना भी एक्सट्रीम आप मानते हो वो सभी क्या होंगे, कम, और वॉल्यूम इनकम्पैरेटिवली ज़्यादा, क्योंकि अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से उसको मेंटेन करना है सब कुछ, उसको अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, उसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को मेंटेन करना है। उन सभी को अगर आप ध्यान में रखें तो उसका सरफेस एरिया क्या रहता है, कम, और वॉल्यूम क्या रहता है, ज़्यादा। पर सेल के केस में, अगर इंडिविजुअल सेल की अगर अपने बात करें, इंडिविजुअल सेल के केस में आप एक लेवल तक आप एक वॉल्यूम को फिक्स कर सकते हो। लाइक मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एक सेल है, ये सेल देख करके पता चल रहा होगा कैसा है सेल बेटा, क्यूबॉइडल एक सेल है। एक आपकी बॉडी के अंदर सेल है कैसा, स्फीरिकल। इधर देखना, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इस सेल की अगर बात की जाए, ऐसा एक सेल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, फोर बाई थ्री, तो वॉल्यूम बोले फटाफट। अरे भाई 4 पाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख गए, आपके कम से कम 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा ये चैप्टर, पर बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको 12th एनसीईआरटी के इकोलॉजी के बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आएंगे, वहाँ के एडेप्टेशंस भी समझ में आएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का डिस्टर्ब होना या फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टर्ब होना सेम ही है, बट उसको जब एक बार मैथमेटिकली अगर आपके ब्रेन में फिक्स होगा, आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर इसके लिए अगर मैं रेडियस कितना लेकर के चलता हूँ, इसको सॉर्ट आउट कर लो भाई। 3r हो गया ना, 3/r, 4 और ऊपर 3 गया, 3/r आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर r की वैल्यू कितनी है 1,
तो क्या हो जाएगा 3। आर की वैल्यू कितनी है, कितनी है, आर की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 3। आर की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा 1.5, 3। ये समझ में आता है। यहाँ पे अगर आर की वैल्यू कितनी है, कितनी है 1, तो आप इसके लिए जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे 4 पाई, क्या लिखेंगे 4 पाई। ये समझ में आता है। इधर अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई। वहीं अगर मैं क्यूब के अंदर जा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा सर ने पता नहीं क्या ही लिख दिया, हमें समझ में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। वहीं अगर मैं क्यूब के अंदर जा रहा हूँ वो भी समझ पाओगे, पहले इसको अगर आप ढंग से देखोगे। इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ 6a²। और वॉल्यूम, वॉल्यूम a का क्यूब। अगर मैं बोल रहा हूँ ये कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ 2, ये कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 8। थर्ड नंबर बोलते जाओ फटाफट, 50 पक्का हाँ 27 पक्का है ना। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप बता रहे हो वही लिख रहा हूँ। बोलो 4 नंबर पे फटाफट। बस क्या बोलो, 5 25 25 चिका 150, इधर 125, 6 36 36 छिक्का 216, सही है। 7 बोलो भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आने वाले हैं आपके सामने, क्विक। खेल नहीं चल रहा है ये, इससे पता चल रहा है कि कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक आ रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कितना अच्छा आप प्रोसीड कर रहे हैं। 290 तो पहले ही बोल देते, सुनना जरूरी था। हाँ इधर 343। नेक्स्ट लास्ट एक और बता दो बस। 384, ओके 384, इधर 512 पक्का। इधर देखो बेटा शांति, अगर आप स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, उसका सरफेस एरिया क्या है ज्यादा, उसका वॉल्यूम क्या है कम। वॉल्यूम क्या है कम, सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम क्या है कम। सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक लेवल तक एक फिक्स आप एरिया के अंदर उसका वॉल्यूम आप फिक्स रख सकते हैं। जैसे जैसे अब आप इसका सरफेस आप इसको आगे और इसका साइज इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको, दिख रहा है। सरफेस जो इसका सरफेस एरिया है उससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, और एक लेवल ऐसा आएगा कि वो सरफेस एरिया उतने वॉल्यूम को अटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आएंगे। समझ में आया कुछ? कहने का सेंस ये है कि जब कभी भी आप किसी भी सेल के अंदर, इधर देखिए, आप किसी भी सेल के अंदर आप बोलते हो कि अभी जो आपकी सेल है जो आप डिफाइन करते हो उसमें आप ये बोलते हो कि जो अभी आपकी सेल है आपकी बॉडी के अंदर, आप बैठे हो सभी, इस समय कौन सी स्टेज के अंदर आपका सेल वर्क कर रहा है? वन एंड ओनली G1 स्टेज। कौन सी स्टेज के अंदर बैठा है? G1 स्टेज के अंदर बैठा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद G1 के बाद में आप बोलते हो कि ये S स्टेज है, और ये क्या है आपका G2, और ये होता है आपका M फेज। स्टूडेंट्स, जिन सभी स्टूडेंट्स ने पहले कभी 9th 10th के अंदर, 11th 12th तो मैं नहीं बोलूँगा, 9th 10th के अंदर सेल साइकिल का अगर वर्ड सुना हो तो उसमें दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है इंटरफेज, एक होती है इंटरफेज, और सेकंड होती है उसकी डिवीजन फेज और एम फेज।
या फिर माइटोटिक फेज भी इसको बोलते हैं। मेरा कंसर्न ये नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ अभी ये बताना है आपको कि सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते कहाँ से हैं, सेल को डिवाइड क्यों होना है, रीजन क्या है उसका, सेल को डिवाइड क्यों होना है। सेल के अंदर कॉन्टिन्यूशन के अंदर मान लीजिए ये जो बॉक्स मैंने बनाया है एक सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये G1 का जो बॉक्स मैंने बनाया है ना ये एक सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली जब आप सेल को देख रहे हो, सेल को जब आप देख रहे हो, ये इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर आपको इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देखने को मिला। इसके ये सेल ही है, मान लो ये क्या है, सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिला, ये इसका गोल्जी एपरेटस, इसके साथ में यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ था ये स्मूथ था, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये सेल बैठा है, अभी आपका सेल यहाँ का स्किन का सेल इस कंडीशन के अंदर बैठा है। जैसे यहाँ पे कट लगा, इंजरी हुई, इंजरी होते ही मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, लिगेंड मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और आसपास की सेल्स को जाकर के एक्टिवेट करेंगे फॉर डिवाइडेशन, एक्टिवेट करेंगे। जो अभी सेल आपका G1 स्टेज के G0 के अंदर जाकर के, क्वेश्चन स्टेज के अंदर जाकर के बैठा है, उसको डिवाइडेशन के सिग्नल आएंगे। वो छोड़िए, कट नहीं लगा, नॉर्मल डिवाइडेशन ही पढ़ते हैं अपने, ये तो मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि कट लगने के बाद में सिग्नल्स आए और वर्किंग हुई। नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ थ्रू आउट ऑफ सेल साइकिल चलता रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी ही होगी। साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होना, उसका सेंस क्या है समझो इस चीज को। साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होना, न्यूक्लियस था आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ हो रही है, कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ हो रही है। समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इंटरलेट कर पा रहे होंगे। जब सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था, मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन है अभी सेल आपका, नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है, बट प्रोलिफरेट नहीं हो पा रहा है, बट प्रोलिफरेट नहीं हो पा रहा है। उसका फिक्स सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के अंदर इंटरनल वॉल्यूम लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आपको? एक लेवल ऐसा आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा, उस लेवल पे इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम इक्वल, और उस लेवल के बाद सरफेस एरिया कम और वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा। कुछ समझ में आया क्यों लिखवाया था वो? समझ में आया? जैसे ही इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है अभी कंट्रोल था, ये सब कुछ कंट्रोल में था, जैसे जैसे इसके अंदर कंटेंट बढ़ता जाएगा, इसका जो साइटोप्लाज्म पे जो जितना भी मटेरियल है उस सभी मटेरियल पे इसका कंट्रोल इसके हाथ से जाना स्टार्ट होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कंटेंट को 10 पिकोग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को अगर मैं 20 पिकोग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, देन NC रेशियो, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और नीचे वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में रेशियो क्या आएगा, 10/20। बट जैसे जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब। क्या होगा, डिस्टर्ब। ये डिस्टर्ब क्यों हुआ? ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सरफेस एरिया उतना ही है। और एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ, आप एक वर्ड यूज करते हो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, इधर आप एक वर्ड लिखते हो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है, इट मीन सेल का साइज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इधर इस एरिया के अंदर आने वाले लिपिड्स एंड प्रोटीन, इधर इस एरिया के अंदर आने वाले लिपिड्स एंड प्रोटीन, यहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो थे वो फिक्स से, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तो एक्स्ट्रा लिपिड एंड प्रोटीन चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? वो सिंथेसाइज कहाँ होगा? यहां जो लिपिड एंड प्रोटीन जो न्यू इसको चाहिए वो सिंथेसाइज कहाँ होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। उस चक्कर में आपने क्या बढ़ाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ाया तो सेल के बाहर उसको अगर जब आपको फिट करना है उनको, तो किसको लेकर के आओगे? गोल्जी एपरेटस। समझ में आ रहा है क्यों सेल के अंदर कॉन्टिन्यूशन के अंदर जब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आप बोलते हो ना, तो हर एक चीज़ आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर चलती है। कि जब आप इसके अंदर प्रोटीन लिपिड इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फैलाना है तो उसमें आपको लिपिड्स तो लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर प्रोटीन्स तो आपको फिट करने पड़ेंगे। वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आएंगे कहाँ से? सेल खुद सिंथेसाइज करेगा। तो पहले से इसके न्यूक्लियस की जो वर्किंग है, न्यूक्लियस के अंदर जो इसका कंटेंट है जिससे वो प्रोटीन एंड लिपिड बनाने, उससे आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाना खुद स्टार्ट करेगा। बट एक लेवल तक वो इन चीज़ों को संभाल पाएगा,
एक लेवल तक संभाल पाएगा, उसके बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर भाई अब जितना प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते हैं। कुछ समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, पॉइंट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। क्यों? क्योंकि बार बार जब आप कभी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर डुप्लीकेट्स इन G1 स्टेज। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर डुप्लीकेट्स इन G1 स्टेज। अराउंड 70 to 80% सेल ऑर्गेनल्स यहीं डुप्लीकेट हो जाते हैं, और एक लेवल तक जब संभाल पाता है उसके बाद नहीं संभाल पाया, G1S बैरियर, ये G1S चेक पॉइंट क्या होगा? क्रॉस होगा। ये G1S चेक पॉइंट जब क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद में फिर सेल कहाँ आ जाएगा? आपका एस स्टेज के अंदर। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का कंटेंट है उसको डबल करो, डबल करने के बाद में सारी चीज़ें सॉर्टिंग के अंदर आ जाएंगी। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो डिस्टर्ब हुआ था उस रेशियो को आप वापस से मेंटेन करेंगे। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर आप देखें NC रेशियो, तो 10 मान लीजिए 35 आ गया है। 20 से क्या हो चुका है? 35। ये जैसे डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होते ही सेल कहाँ गया? इस बैरियर को क्रॉस करेगा। क्रॉस करते ही अब एक बार क्रॉस हो गया तो सेल साइकिल कंप्लीट होगा ही होगा। मेजर चेक पॉइंट है ये, मेजर चेक पॉइंट है। एक बार आप एकेडमी आ गए, क्लास के अंदर एंट्री ले लिए, तो फिर 1 बजे ही यहाँ से निकल पाओगे। बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो गड़बड़ वाली बात ही है ना। और आपको पता है ये बैरियर एक बार आप मतलब क्रॉस कर रहे हो तो उससे पहले आप घर पे पता क्या करते हो? अपने बैग के अंदर, आज फिजिक्स की क्लास है उसकी कॉपी है ना, आज बायो की क्लास है उसकी कॉपी रखी हुई है ना, आज असाइनमेंट डिस्कस होगा उसकी कॉपी। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेज की तैयारी पहले ही, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी पहले ही। जो आपको एस स्टेज के अंदर पॉलीमरेजेस चाहिए, पॉलीमरेजेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए, ऑल आर सिंथेसाइज इन G1 स्टेज। जिस टाइम पे वो बन जाएंगे आपका G1S बैरियर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। आपकी NCERT ने फर्स्ट पेज पे ही लास्ट लाइन, कल शायद मैंने आपको बताया भी था कि ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इसी खुद के कंट्रोल के अंदर है सब कुछ, सब कुछ जो भी पॉइंट चल रहे हैं वो सब कुछ इसी के कंट्रोल के अंदर है। तो समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी सेल के अंदर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते ही क्यों हैं? वाई सेल डिवाइड्स, आपने ये बोल के छोड़ दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल न्यू सेल्स इज अराइज फ्रॉम द डिवाइडेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। वाई? due to the disturbance in the nucleocytoplasmic ratio. And what is the mean by the disturbance in the nucleocytoplasmic ratio? उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग को अगर आप समझने बैठोगे तो बायोलॉजिकली तो मैंने आपको ये बताया, और एक्चुअल जो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे कि एक फिक्स सरफेस एरिया के अंदर फिक्स आप वॉल्यूम को ही संभाल पाओगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएंगे और सेल वापस से अपने सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। क्लियर? 2 मेजर रीजन, और ये NCERT ने लिख करके दिया आपको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वाला, ये लिख करके दिया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, पेज नंबर 167, ओल्ड NCERT के अंदर पेज नंबर 167 सेकंड पैराग्राफ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एंड न्यू NCERT पेज नंबर 125, न्यू NCERT पेज नंबर 125, उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के सेकंड पैराग्राफ के अंदर मिड के अंदर 4-5 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है कि डिस्टर्बेंस इन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लीड्स टू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की तरफ माइटोसिस के सिग्नल आते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, NCERT ने लिख करके दिया, वही बताया मैंने आप लोगों को, ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, और एक ही जगह लिखा हुआ है और कहीं पर भी मेंशन किया ही नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाइए, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था, ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इधर देखें ना, इधर भी वही चल रहा है, ये 6/1, ये 24/8 कितना होता है? हाँ, हाँ, कैंसरस सेल्स डिवाइड करती है S और M। कैंसर सेल्स जो होती है ना, कैंसर सेल्स का सिनेरियो वैसा ही हो जाता है जैसा क्लीवेज जैसा होता है। न्यू जाइगोट जब बनता है, जाइगोट में इनिशियल क्या होते हैं? क्लीवेज होते हैं। आफ्टर दैट सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर जाता है। क्लीवेज का मतलब सेल का नंबर, सेल का साइज कम होना और नंबर इंक्रीज होना, ऐसे कंडीशन रहती है। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेज आती है, S और M, G1 G2 नहीं होता है इसमें,
स्टार्ट इनिशियल के अंदर। सेम कैंसर के अंदर होता है, कैंसर के अंदर भी G1 और G2 वाला जो पॉइंट है ना वो रिड्यूस हो जाता है, SM स्टेज आगे फटाफट अनकंट्रोल डिवीजन होना स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो बेटा? मोस्ट ऑफ फंक्शंस जो हैं वो लूज कर देता है, अपने जिंदा रहने के लिए बस पाइपलाइंस का इंतजार करता है कि कहाँ पे पाइपलाइन डालनी है। एंजियोजेनेसिस वाला वर्क है ना वो स्टार्ट हो जाता है इनका। ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर से मैंने इसको इंटरकनेक्ट किया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते हैं। सेकंड, ये सेल का शेप चाहे कैसा भी हो, ये क्यूब मैंने यहाँ बनाया। सेकंड नंबर स्फीरिकल शेप है, इसमें भी वही रेशियो आएगा। अगर आप देखो इधर 24/8 कितना होता है 3, इधर भी आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर क्या आ रहा है दिख रहा है आपको, 1 लिखा तो क्या आया 3। सेकेंड नंबर 54/27, यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है 1.5, वहाँ पे क्या आ जाएगा 2। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अच्छा ठीक है, रेशियो कभी भी अलग नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लेना। चाहे आप क्यूब के अंदर चले जाएं वॉल्यूम और सरफेस का, और चाहे आप इधर आ जाएं, रेशियो हमेशा ना इक्वल आएंगे। गड़बड़ मत करना, ये मैं कुछ ना कुछ अपनों ने मिस किया है, इस वजह से रेशियो के अंदर डिफरेंसेस आए। रेशियो कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को आप ले लो, रेशियो हमेशा सेम आएंगे वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। ध्यान रखना, करके देखोगे हो जाएगा। ये समझ में आया आपको पूरी क्लास? ये समझ में आया ना? बस ठीक है। इस ओ भाई, कहने का सेंस ये है, जब मैं यहाँ पे 1.5 लिख रहा हूँ ना, तो इधर भी जब आप जाओगे आगे आगे तो आपके पास में 1.5। मतलब आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आपको सेम आना स्टार्ट हो जाएगा। यही है, अब जब भी आप करोगे सेंटर पॉइंट से ही, वहाँ पे भी सेंटर पॉइंट से अगर लेकर चलोगे, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट से लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके NCERT जो आपको लिख करके देती है, स्टार्टिंग के अंदर आपको ये एक पॉइंट लिख करके दिया है, ग्रोथ एंड डिवीज़न। इस नेचर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर दो ही काम आपको देखने को मिलते हैं। एक, सबसे पहले क्या होता है ग्रोथ। रफली अभी चैप्टर का बेस ही चल रहा है, इधर चैप्टर का बेस ही चल रहा है। मैंने सेल साइकिल को स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक्स ही चल रहे हैं अभी। आप पहले इसको समझें, जब तक बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। जब मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। मैंने अगर वर्ड बोला होमोलोगस, तो आपके ब्रेन के अंदर फिक्स होना चाहिए कि होमोलोगस इज फॉर व्हाट। मैंने बोला मोनाड, फिक्स होना चाहिए। मैंने बोला मोनोवेलेंट, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मोनोवेलेंट वर्ड इज स्पेसिफिक फॉर व्हाट। मैंने बोला क्रोमेटिड, मैंने बोला सिस्टर क्रोमेटिड, मैंने बोला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो क्लिक करना चाहिए आपके ब्रेन में सीधा कि ये वर्ड किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, तब जाकर के अपने सेल साइकिल के अंदर प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज वही होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड सामने आते ही क्लिक करना चाहिए सीधा। इधर देखो, नॉर्मल सेल के अंदर आपको कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आफ्टर सर्टेन ग्रोथ सेल के अंदर किसके सिग्नल आते हैं? डिवीजन के सिग्नल आते हैं। डिवीजन होने के बाद में फिर से जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलती है? ग्रोथ, ग्रोथ, डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ये कॉन्टिन्यूशन के अंदर चलता रहता है। इस ग्रोथ और डिवीजन की वजह से सेल कॉन्टिन्यूशन के अंदर न्यू सेल्स यहाँ पे बनती रहती हैं, और जो न्यू सेल्स बन रही हैं उनमें फिर से ग्रोथ के बाद फिर से डिवीजन के सिग्नल आते रहते हैं। इससे पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। मिलियंस ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूशन के अंदर चल रही होती है। होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समझने की आप कोशिश करें। NCERT के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म, और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस के कंटेंट की बात हो रही है, यहाँ पे DNA की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? DNA की बात हो रही है, DNA रेप्लिकेशन की बात हो रही है। कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ सेल साइकिल के हर एक स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है, बट द न्यूक्लियोप्लाज्म और द DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल, ओनली अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल, दैट इज S फेज। ठीक है, सेल साइकिल आपसे पूछे व्हाट इज सेल साइकिल? द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन बाय विच सेल्स डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल, उसको सेल साइकिल बोला जाता है। लिखवाऊंगा सारी चीज़ें, समझें अभी आप बस कि साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये हमेशा
पूरे कंप्लीट सेल के सेल साइकिल की हर एक स्टेज के अंदर। आपसे कोई पूछे भाई साइटोप्लाज्म क्या जीवन के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है क्या? यस। क्या एस स्टेज के अंदर हो रही है क्या? यस। क्या G2 में हो रही है क्या? यस। क्या एम जो एम फेज है या फिर डिवीजन फेज है इसके अंदर हो रही है क्या? यस। हर जगह आपको इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोप्लाज्म डीएनए डुप्लीकेशन क्या G1 में हो रहा है क्या? नो। क्या एस स्टेज के अंदर हो रहा है क्या? क्या एस में हो रहा है क्या? यस। क्या G2 में हो रहा है क्या? नो। क्या एम के अंदर हो रहा है क्या? नो। आपके पास आंसर्स क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो उस समय कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात, साइटोप्लाज्म तो हर जगह है, सेल साइकिल का कोई ऐसा मतलब स्टेज है ही नहीं जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखने को नहीं मिले। इसी वजह से बोलते हैं कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यू थ्रू आउट ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर? अब कुछ एक स्टूडेंट्स को ये दो वर्ड कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड है आपका सेल साइकिल और दूसरा है सेल डिवीजन। एक है सेल साइकिल और एक क्या है? सेल डिवीजन। जब मैं सेल साइकिल की बात कर रहा हूं ना, सेल साइकिल मैंने वर्ड बोला है तो इसके अंदर दोनों ही स्टेजेस आ गई हैं बेटा। सेल मतलब पूरा ही आ गया है, जिसके अंदर आपका इंटरफेज, एक क्या आ गया है? इंटरफेज, और दूसरा क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है बहुत इसकी एक छोटी सी स्टेज है, बहुत कम ड्यूरेशन का एक छोटा सा स्टेज है। लाइक अगर एनिमल सेल की अगर बात करें, ह्यूमन सेल की अगर बात करें, तो ह्यूमन सेल का पूरा सेल साइकिल कितना? लगभग 24 आवर। कितना? 24 आवर, जिसमें से इंटरफेज अराउंड 23 आवर का इंटरफेस और अराउंड 1 आवर। ये ऑन एन एवरेज डेटा है बेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ध्यान रखना। ऑन एन एवरेज डेटा आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, ठीक है। 23 आवर और 1 आवर। 95% इंटरफेस स्टेज आपको देखने को मिलती है और अराउंड 5% आपको जो ड्यूरेशन है टोटल सेल साइकिल का, उसका आपको सेल डिवीजन देखने को मिलता है। समझिए बस, अभी आप सब लिखवाऊंगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए अभी जितने भी पॉइंट्स मैं सामने लिख रहा हूँ। फर्स्ट अपनों ने डिस्कस किया कि एक सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल क्यों आते हैं? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको जो कॉन्टिन्यूशन के अंदर ग्रोथ हो रही है और डिवीजन हो रही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसको अपने बोलते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। क्या बोला जाता है? कर्न प्लाज्म थ्योरी। नहीं पढ़ना आपको, बट आपको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पढ़ना है। इसी के लिए जो थ्योरी आई थी उसको क्या बोलते हैं? कर्न प्लाज्म थ्योरी। नहीं याद रखना ये नाम आप, फिर आपने सर बताया क्यों हमें याद नहीं रखना, तो इसी का ही दूसरा नाम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसको बोलते हैं KI रेशियो या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको निकालेंगे कैसे? KI इंडेक्स को निकालेंगे कैसे बेटा? या फिर आप N/C रेशियो जो बोल रहे हैं इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? N/C रेशियो को डिफाइन करने का तरीका इधर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल में तो जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जब आप बताओगे तो उसमें से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपको कम करना पड़ेगा ना। NC रेशियो जो आप डिफाइन कर रहे हैं, इससे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं एक सेल के अंदर सेल डिवीज़न होता क्यों है। जब ये रेशियो डिस्टर्ब होगा तब सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते हैं। यहाँ पे जो VN है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ, और ये VC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वही मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई जाग रहा हो क्लास के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करोगे तब आपके पास में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। मैं लिख करके चला गया और मस्त आराम से एब्जॉर्ब करते जा रहे हो। ड्रॉपर बैच के हो, 11th के होते तो चलो मैं ठीक है नहीं बोलता, आपको समझ तो आना चाहिए ना जो लिखा हुआ है
कि वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम न्यूक्लियस करोगे तब जाकर के वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आपके पास में आएगा। ठीक है, जनरल पॉइंट्स ये आपको बताए। सेकंड, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की वजह से डिवाइडेशन के सिग्नल आते हैं, ये पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुआ। नेक्स्ट, अब आ जाइए, एक बात बताएं आप मुझे कि अपनी बॉडी के अंदर हर एक सेल का डिवाइडेशन का जो टाइम है, मतलब मैं बोलूँ कि सेल साइकिल क्या सभी सेल्स के लिए सेम है क्या? सेल साइकिल सभी सेल्स के लिए सेम ही है क्या क्लास? क्या सभी सेल के लिए सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो सेम है क्या? एक ही इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ही इंडिविजुअल है ना। एसिमेट्रिकल कहना वही बनाया है। इस साल आया भी था ना कहना पे, तो इस साल क्वेश्चन था 2025 के अंदर। हाँ, कहना पे क्वेश्चन था ना, मॉर्फोलॉजी के अंदर भाई, फ्लावर के अंदर ये काना बनाया, मतलब वो कहना आप समझ सकते हो ना उसको, ऐसा एसिमेट्रिकल हो गया ना, आप सिमेट्री है ही नहीं बेचारा। अरे छोड़ो उसको, इधर आ जाओ। इसकी किसी भी सेल की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए इसके लीवर की सेल की बात कर रहा हूँ, इसके हार्ट की सेल की बात कर रहा हूँ, इसके ब्रेन की सेल तो कभी डिवाइड होगी नहीं। ब्रेन की सेल डिवाइड होती है क्या? बोलो बोलो, होती है क्या? न्यूरॉन्स डिवाइड होते हैं क्या? न्यूरॉन से मतलब नहीं है, न्यूरॉन से मतलब नहीं है। आपको याद क्या रखना है, बॉडी के अंदर जो सेल फाइबर की फॉर्म में होगी वो डिवाइड नहीं होगी। मसल फाइबर, नर्व फाइबर, जो सेल फाइबर की फॉर्म में होगी वो कभी डिवाइड नहीं होगी। मसल फाइबर कभी डिवाइड होते हैं क्या? नहीं होते। नर्व फाइबर कभी डिवाइड होते हैं क्या? नहीं होते। जो सेल फाइबर की फॉर्म में, कॉन्सेप्ट न्यूरॉन सेल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है? फाइबर। कॉन्सेप्ट क्या है? फाइबर। कि एक पूरा फाइबर यहां से लेकर के यहां तक है, तो उसको डिवाइड होने के लिए स्पेस। नर्व फाइबर आपके ब्रेन से लेकर के आपके लेग तक, वेगस जानते हो ना, पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल ऑर्गन तक फैली हुई है। बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसमें वेगस की एंट्री नहीं हो। 10 नंबर क्रेनियल नर्व आपकी वेगस। तो कहने का सेंस ये है कि जितने भी अपनी मतलब बॉडी की सेल हैं, उनके कुछ एक सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कभी जो डिवाइड नहीं होती हैं, लाइक आपकी नर्व सेल हैं, या फिर हार्ट की सेल हैं, या फिर फाइबर, मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। हार्ट की सेल को क्या है? कार्डियक मसल फाइबर, तो आप बोल सकते हो। या फिर आप सोचो स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर एक बार बन गए उतने बन गए, उनको आप अच्छा खासा फैला सकते हो, उनको आप रिपेयर कर सकते हो। कुछ अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आई उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप उससे नया नहीं बना सकते हो। आप ये सोचो कि हाँ मसल्स जो हैं वो नई डेवलप हो जाएंगी, नई डेवलप नहीं होंगी। जो एग्जिस्टिंग हैं उनको आप अच्छा खासा उसकी ग्रोथ करवा सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो। हाँ, परमानेंट गया। लिगामेंट्स और मसल्स का सिनेरियो जानते हो नहीं जानते हो? मसल्स अगर उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म बहुत अच्छा है अपने पास में, नर्व को रिपेयर करने का मैकेनिज्म नहीं है। नर्व फाइबर को रिपेयर करने का मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर उतना डेवलप नहीं है। मसल्स को तो है, मसल्स की रिपेयरिंग अच्छी खासी हो जाती है, एक लेवल तक होती है। पता चला इतना ही डीप कट है कि पूरा का पूरा मसल फाइबर ही गए, तो फिर नहीं हो पाती है, कवर अप नहीं हो पाता है। चलो ठीक है, वो छोड़ो। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि विद इन एन इंडिविजुअल, अगर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बात की जाए, ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, तो क्या सेल साइकिल की ड्यूरेशन में वेरिएशन आते हैं क्या? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट साइट, अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी लीवर की सेल, इसकी किडनी की सेल, इसके स्किन की सेल, पैंक्रियाज, ब्लड सेल, पैंक्रियाज या फिर ब्लड सेल, क्या इन सभी के अंदर वेरिएशंस हैं क्या? ड्यूरेशन के वेरिएशंस हैं क्या? यस।
चाहे आप जब सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसके ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो विद इन एन इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर सेल डिवाइडेशन के जो ड्यूरेशन है वो अलग हो सकती है। अपनी ब्लड सेल के अंदर अगर बात की जाए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, आई थिंक 10 आवर, 14 आवर एंड 12 आवर, जानते हो ना इनका डिवाइड होने का जो मतलब न्यू सेल्स बनने का जो टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन ही इनका इतना होता है। उसके बाद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से नहीं बनती हैं ये। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल सुना है कभी आप लोगों ने? सुना है? आरबीसी का कौन सा टाइप है? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट? हाँ, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलोसाइट है? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट? इधर से आवाज तो अच्छी खासी आ रही है, उधर से सारे साइलेंट बैठे हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। इकोलाई के अंदर, चलो ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल जो दिए हुए हैं वो बोलो फटाफट। इकोलाई एक आपको लिख करके दिया हुआ है इस सेल, एक आपको दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग के अंदर। कितना है बेटा? कितना? 20 मिनट्स, 90 मिनट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिर्फ आपको यहाँ पे ये जानना है कि सेल के अंदर, सबसे पहली बात, सेल के अंदर डिवाइडेशन जो जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए, कहने का सेंस ये कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ दिया ही नहीं हुआ है, पर एनसीईआरटी आपकी एक लेक्सिकॉन है, एक वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको 2 से 3 बार उसने यही पॉइंट रिपीट किया है कि हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स अपने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हुए आते हैं, नो डाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अपने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मानते हैं। ग्रोथ जो होगी वो कॉन्टिन्यूशन के अंदर रहेगी और रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को, अपने जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कंजर्व कर करके रखेगा। ठीक है, उसके लिए वो डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, प्रोजेनी बनती है, मिलियंस ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये होता कैसे है? सेल साइकिल की वजह से। सेल साइकिल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आते कैसे हैं? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से। रीजन तो वही है, बट बायोलॉजिकल अगर अपने रीजन देखें तो इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, न्यूक्लियस संभाल नहीं पा रहा है। वही कहानी है, घर वाली कहानी भी मैंने आपको बताई थी। एक घर के अंदर अगर एक फैमिली रह रही है और उस फैमिली के अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन अगर हो रही है, अगर जैसे जैसे उस घर के अंदर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब न्यू जो प्रोजेनी है उसकी वजह से स्पेस कम होता जाएगा ना, फिर एक घर से क्या होंगे? 2, और दोनों का कमांडर क्या होगा? अलग अलग, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना। वही कहानी है सेम, आप ये मान सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ कि जेनेटिक कंट्रोल के अंदर रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के अंदर मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना चाह रहा हूँ, जेनेटिक कंट्रोल वाला पॉइंट समझो आप, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहें। इधर देखो, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद आज जो समझाया है आप लोगों को वो कल सीक्वेंस से सारे पॉइंट्स लिखेंगे और इंटरफेस के अंदर अपने प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इधर देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्लास जिन स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, क्लास के अंदर लगभग 50% स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा, बाकी जो बचे हुए 50% है वो समझने की कोशिश करें। आगे जब जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा आपको चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। कहने का सेंस ये है, अभी तक मैं कहानियाँ आपको अपर वे से बताता हुआ आ रहा था। क्या कहानी? कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल क्या हुआ, न्यूक्लियस के मटेरियल डबल होने की वजह से उनको संभाल नहीं पा रहा है, तो यहाँ से इसने ये बैरियर क्रॉस किया, G1S जो चेक पॉइंट है उसको क्रॉस किया और सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आ गए। अभी तक तो अपने ये बोल रहे थे, एक्चुअल में होता क्या है, रीज़न क्या है? अपनी पूरी सेल के अंदर मेजर 3 प्रोसेसेस रहती हैं जिसकी वजह से पूरा सेल मेंटेन रहता है। एक होता है फॉस्फोराइलेशन, एक होता है फॉस्फोराइलेशन, एक होता है मिथाइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन। 3 प्रोसेसेस अपने पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चलती है। फॉस्फोराइलेशन, कोई एक प्रोटीन है उसको मैंने अगर फॉस्फेट प्रोवाइड कर दिया, प्रोटीन एक्टिव हो गया। अगर मैंने फॉस्फेट इससे हटा दिया, प्रोटीन इनएक्टिव हो गया। मैंने किसी न्यूक्लियोटाइड का मिथाइलेशन कर दिया, बायोटेक,
मिथाइलेशन कर दिया तो वो इनएक्टिव हो गया और एक्टिव हो गया। मिथाइलेशन के बिहाफ पे भी अब अगर मैंने किसी का एसिटाइलेशन कर दिया, हिस्टोन प्रोटीन एसिटाइलेशन करूंगा तो डीएनए अनरैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, डी एसिटाइलेशन करूंगा तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा रहता है। कहने का सेंस ये है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाली प्रोसेसेस को 3 तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हो, किसी का फोस्फोराइलेशन करवा करके, मिथाइलेशन करवा करके, या फिर एसिटाइलेशन डी एसिटाइलेशन करवा करके। अब यहाँ पे होता क्या है कि क्यों ये सेल इस स्टेज के अंदर प्रोसीड कर रहा है, जो पॉलीमरेजेस यहाँ पे बैठे हैं ना, जो पॉलीमरेजेस यहाँ बैठे हैं, उन पॉलीमरेजेस को अगर आपने एक्टिव कर दिया तो ये इस जीवन स्टेज के अंदर ही डुप्लीकेशन का काम करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात? होता क्या है, जब सेल के अंदर सेल रेशियो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होते ही यहाँ पे प्रेजेंट जो जीन है, एक होता है P53, एक होता है रेटिनोब्लास्टोमा। ये 2 कंट्रोल हैं, 2 ऐसे कंट्रोल हैं जो क्या करके रखते हैं, इस सेल को डिवाइड नहीं होने दे रहे। अगर आपने इसको फोस्फोराइलेट किया, इसको फोस्फोराइलेट किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव। क्या हो जाएंगे, एक्टिव। एक्टिव होने के बाद जैसे ये एक्टिव होंगे तो सेल के अंदर डिवाइडेशन के सिग्नल आएंगे। अभी क्या है, ये सेल को रोक करके बैठे हैं। P53 सबसे मेजर रीजन है कैंसर होने का, ध्यान रख लेना। P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा, ये 2 जीन ऐसे होते हैं, जीन बोल रहा हूं, डीएनए का सीक्वेंस जिससे जो प्रोटीन बनेगा, ये वर्क करता है एज एन ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब सेल से ट्यूमर नहीं बनने देना, सेल को रोक करके रखने का काम है। अगर आपने इसको फोस्फोराइलेट कर दिया तो ये म्यूटेट हो गया, मतलब चेंज हो गया। चेंज होते ही इसका कंट्रोल क्या होगा, चला जाएगा। जो जेनेटिक कंट्रोल में चिल्ला रहा हूं ना, लास्ट लाइन, वो जेनेटिक कंट्रोल एक्चुअल में ये है। जो जेनेटिक कंट्रोल अपने पढ़ रहे हैं ना, वो जेनेटिक कंट्रोल ये है। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कैंसर भी है और कैंसर के अंदर इन दोनों जीन की बात होगी ही होगी। थोड़ा सा लेवल अप किया है, क्यों लेवल अप किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नीट की डिमांड है ये ध्यान रख लेना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाली प्रोसेसेस तो सब पढ़ लेंगे अपने। लेवल अप का मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा, जेनेटिक कंट्रोल से क्या सेंस है वो अपने को पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगा जितने आज आप लोगों से डिस्कस हुए हैं। कल अपने प्रोसीड करेंगे इंटरफेस के अंदर। कोई नहीं बोला लास्ट के 10 मिनट में।